मेवात का जामतारा कनेक्शन। दोस्तों, जब से दुनिया में इंटरनेट ने कदम रखा है तब से दुनिया भर के लोगों के लिए जिंदगी बेहद आसान हो गई है। लेकिन इंटरनेट के आने के साथ ही साइबर क्राइम ने भी अपने पैर फैला लिए हैं और जामतारा से शुरू हुआ साइबर क्राइम का ये खेल आज देश के कई और हिस्सों में भी जा पहुंचा है। इन्हीं हिस्सों में से एक इलाका है हरियाणा का मेवात। दरअसल मेवात सालों से क्राइम का सेंटर रहा है। साइबर क्राइम में एंट्री करने से पहले यहाँ के लोग ठगी किया करते थे। यहाँ लोगों को नकली सोना बेचा जाता था। साथ ही यहाँ 100 से ज्यादा गैंग भी एक्टिव हुआ करते थे और ये जगह कभी अल कायदा के अब्दुल समी और लश्कर तैयबा के अब्दुल सुबहान का भी गढ़ रह चुकी है। फिर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे क्राइम का तरीका भी बदला और आज मेवात साइबर क्राइम के लिए बदनाम हो चुका है। दिल्ली एनसीआर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये इलाका आज अपने साइबर क्राइम के रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मेवात अलग अलग राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा और राजस्थान के अलवर से सटा हुआ है। पहले नूह डिस्ट्रिक्ट मेवात डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, जिसका 2016 में नाम बदल दिया गया। एक नेशनल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके के 2 गांव जमालगढ़ और नाई पर ही 400 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए गए हैं। इन 2 गांवों से निकली ये साइबर क्राइम की तार अब इलाके के बाकी गांवों में भी अपने साथ जोड़ चुके हैं। दोस्तों, कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन में इन साइबर क्राइम स्कैमर्स ने लोगों से करोड़ों रुपयों की ठगी की। इस जामतारा की तरह ही यहाँ के लोग आज आलीशान मकानों और एसयूवी गाड़ियों के मालिक हैं। इस फिशिंग के धंधे में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर सिम अवेलेबल कराने वालों से लेकर ईमेल करने वालों और आम लोगों से धोखे से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराने में सफल होने वालों तक का शेयर फिक्स रहता है और पुलिस की ट्रेसिंग से बचने के लिए इस काम को आसपास के जंगलों से अंजाम दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्कैमर्स किस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। दोस्तों, इन स्कैमर्स के लिए भी लोगों से पैसा निकलवाने का सबसे कॉमन जरिया फिशिंग ही है। इस फिशिंग टेक्निक से लोगों को मेल्स, मैसेजेस या कॉल्स ऐसे किए जाते हैं कि वो लोगों को जेन्युइन लगे। फिर इन फिशिंग मेल्स पर क्लिक करने से लोग अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एटीएम कार्ड डिटेल्स जैसे जानकारियां गंवा बैठते हैं, जिसके चलते ये स्कैमर्स लोगों से अलग अलग तरीकों से उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स और ओटीपी हासिल करके पैसे ठगते हैं। फिशिंग के लिए ये लोग 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका है धमकाना या डराना। इस तरीके में ये लोगों को उनके एटीएम कार्ड के बंद होने या काम न करने जैसे झूठे रीजन देते हैं। ये सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं और अपनी जानकारी शेयर कर बैठते हैं और फिर मेवात के ये स्कैमर्स उन्हें लाखों रुपए की चपत लगा देते हैं। वहीं फिशिंग का दूसरा तरीका है लालच। इस तरीके में ये स्कैमर्स लोगों को न्यूड वीडियो कॉल करने के लिए उकसाते हैं। न्यूड कॉल करने पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उस वीडियो से इंसान को ब्लैकमेल किया जाता है और वीडियो डिलीट करने के बदले इंसान से मोटी रकम मांगी जाती है। और इस तरह के फ्रॉड कॉल्स में युवा ही नहीं, मिडिल एज के लोग भी ठगे जा चुके हैं। इसके अलावा ये स्कैमर्स लोगों को सस्ते होटल, फ्री फॉरेन ट्रिप जैसे लालच देकर भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। इसके साथ ही ये OLX पर सामान बेचने वालों को भी ठगते हैं। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी भी इसी तरह के एक स्कैम का शिकार हो चुकी हैं, जिसमें मेवात के एक स्कैमर ने उनके बैंक अकाउंट से 34,000 रुपए ठग लिए थे और ये स्कैम सिर्फ एक QR कोड शेयर करने के बाद हुआ था। इसके बाद फिशिंग का अगला तरीका है झूठी पहचान। इस तरीके से ये स्कैमर्स किसी दूसरे इंसान की जानकारी गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से हासिल करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर हूबहू फेक प्रोफाइल बना देते हैं और इस प्रोफाइल पर ये उस इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों को ऐड करते हैं और फिर उसी इंसान की पहचान के जरिए उसके दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे मांगते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर्स के रिश्तेदारों को इस स्कैम के जरिए ठगा जा चुका है। खास करके कोविड-19 के दौरान जब दर्जनों आईपीएस अधिकारियों की फेक प्रोफाइल से मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई थी। दोस्तों, ये स्कैमर्स पुलिस की ट्रेसिंग से बचने के लिए ओडिशा और असम जैसे राज्यों से ब्लैक में सिम मंगवाते हैं और उन्हीं से अपने नेटवर्क और काम को ऑपरेट करते हैं।
इसके अलावा मेवात के 2 राज्यों से जुड़े बॉर्डर लोकेशंस क्रिमिनल्स के लिए वरदान है। ये क्रिमिनल्स आसानी से दूसरे राज्यों में घुसकर क्राइम करते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं, जिससे इन्हें ट्रेस करने में मुश्किल होती है। आइए अब जानते हैं कि मेवात के फिशिंग स्कैम में मशहूर होने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं। दोस्तों, इस वक्त मेवात साइबर क्राइम के मामले में फिशिंग कैपिटल जामतारा को भी पीछे छोड़ चुका है। इसके पीछे कई वजह हैं, जिनमें पहली वजह है अच्छी एजुकेशन और गरीबी। हरियाणा का नून डिस्ट्रिक्ट का नाम देश के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। इस डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन बस्तर और गढ़चिरौली से भी बुरी है। मेवात के आसपास के इलाके जैसे फरीदाबाद और गुड़गांव आज इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं, जहां चमचमाती बिल्डिंग्स ने मेवात के युवाओं के अंदर भी सपनों को जन्म दिया। मगर अच्छी एजुकेशन ना होने के कारण ये लोग इन शहरों में किस्मत आजमाने में नाकाम रहते हैं। इन्हीं बड़े सपनों को पूरा करने के लिए ये साइबर क्राइम में एंट्री करते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन ने भी इन लोगों की जिंदगियों पर काफी असर किया है। लॉकडाउन से पहले ये लोग बतौर ट्रक ड्राइवर और फैक्ट्री में लेबर का काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनकी इनकम पर फुल स्टॉप लग गया और ये साइबर क्राइम में जाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम में सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं। इंजीनियरिंग जैसी टेक्निकल डिग्री लेने वाले लोग भी आज इस काम में इन्वॉल्व हैं। इन लोगों को लॉ पेइंग जॉब करने से अच्छा इस काम में शामिल होना लगा और फिर इन्होंने बदलती टेक्नोलॉजी से फ्रॉड करने के अलग अलग रास्ते भी तलाश कर लिए। इसी के साथ साथ ये लोग खुद तो ये काम करते ही हैं, साथ ही बाकी लोगों को भी ट्रेन करते हैं। दोस्तों, मेवात में साइबर क्राइम एक कम्युनिटी क्राइम के तौर पर भी उभरी है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को साइबर क्राइम से पैसे कमाते देखा, तो उन्होंने भी इसी काम में आगे बढ़ना सही समझा। शायद यही कारण है कि पुलिस के खिलाफ पूरे के पूरे गांव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और जामतारा की तरह ही पुलिस पर यहाँ हमला भी किया जाता है। दोस्तों, मेवात से थोड़ी ही दूरी पर बसा राजस्थान का जिला भरतपुर भी इस काम में पीछे नहीं है। तो अगले एपिसोड में जानेंगे भरतपुर के जामतारा बनने की कहानी।